नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार। मैं आज फिर प्रशांत महासागर जो जन सुराज का जो ये सत्याग्रह आश्रम है उसमें एक कार्यकर्ता को पकड़ लिया हूं और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जात पात मुर्गा भात की जो राजनीति हो रही थी बिहार में उसको कैसे क्रैक करेंगे ये लोग और अपनी सत्ता काबिज करेंगे। तो जैसे आप मुझे ये बताइए भैया, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए, शुभ नाम। मेरा नाम भीम है। कहाँ से हैं? और मैं भी जिला वाहिनी प्रमुख सिवान हूँ। सिवान से? जी, सिवान से हैं भैया। आप मुझे ये बताइए कि आज तक के डेट में जो जात पात मुर्गा भात 500 रुपया पाउच और मुफरवा बोलते हैं गांव देहात में, उस पर जो राजनीति हो रही थी अभी तक मैंने बचपन से लेके आज तक और उससे पीछे का भी जो एनालाइज किया हूँ उसमें भी यही मुझे पता चला है कि जात पात मुर्गा भात की ही राजनीति हुई है। और इस राजनीति को लांग के क्रैक करके तब अपनी सत्ता काबिज आप लोग कैसे कर पाइएगा? देखिए, पहले जो राजनीति होती रही है हम सब जानते हैं कि बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है और उसी का लाभ उठा करके लोगों को पढ़ाया नहीं गया, उनको बेवकूफ़ बनाया गया और ये बताया गया कि भाई आप इसी तरह पलते रहिए, बढ़ते रहिए और मुर्गा भात खाते रहिए, वोट देते रहिए। अब जो जन स्वराज पार्टी है, प्रशांत किशोर जी, इनका कहना है कि आप अपने पैरों पर खड़ा हुई है और आप अपनी व्यवस्था खुद बनाइए। प्रशांत किशोर और जन स्वराज उसमें आपकी मदद करेगा। जैसे बिहार में शिक्षा की व्यवस्था होगी, 15 साल के बच्चों को उच्च स्तरीय विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था होगी ताकि वो सिस्टम पर बोझ ना बने। सिर्फ 15 साल के बच्चों को? 15, मैं बता रहा हूँ, पूरा जो हमारा एज का स्पैन है 0 से 15, 15 से 55, 60 और 60 से बाद, तो सबकी प्लानिंग हमारे पास है। अगर हम 15 साल तक के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें तो कभी वो सिस्टम पर बोझ नहीं होगा और कभी भी मुर्गा भात के लिए किसी पर आश्रित नहीं होगा और उधर नहीं जाएगा, वो अपनी व्यवस्था खुद बनाएगा। तो हमारा जो पहला ही है 5 संकल्प में से कि प्रत्येक बिहारी को जिसके पास अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है उनको शिक्षा की व्यवस्था करना, नेतरहाट के समकक्ष या उससे भी अच्छी विद्यालय की स्थापना करना ताकि 15 साल की शिक्षा के बाद वह खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके, चाहे जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना हो। उसके बाद 15 साल से जो 55-50 साल के बीच के लोग हैं उनको रोजगार की व्यवस्था करना और रोजगार की व्यवस्था यहीं पे करना बिहार में ही, उनके जिले, उनके गांव घर के आसपास, ताकि वो कम से कम स्ट्रेस माइग्रेशन का शिकार न हो। मजबूरी में 10 से 15 हज़ार रुपये के लिए उनको दिल्ली बम्बे जानवरों की तरह ट्रेनों में भरकर न जाना पड़े। और जो 60 साल के अधिक उम्र के लोग हैं जो पढ़ाई नहीं कर सकते, कमाई नहीं कर सकते, उनको कम से कम सम्मानजनक जीवन जीने के लिए 2000 रुपया पेंशन दिया जाए। तो आप बताइए, अगर हम लोगों को उनके पैरों पर खड़ा कर दें तो क्या वो मुर्गा भात की ओर जाएंगे? मुर्गा भात की राजनीति की तरफ बढ़ेंगे? कभी नहीं। जात को छोड़ दे लोग? बिल्कुल छोड़ेंगे। आप प्रशांत जी का कहना है कि जो प्रत्याशी देंगे, जो लोग भी चुनाव में आगे बढ़ेंगे, तो राइट टू रिकॉल आपको पता होगा, काम नहीं करेगा हमारा विधायक तो उसको बुला लिया जाएगा। तो अपने आप को इस तरह से माज दिया जाएगा। बुला लिया जाएगा ना भगा दिया जाएगा? नहीं, बुला लिया जाएगा। भगाना थोड़ा सा बहुत डेरोगेटरी वर्ड हो जाएगा। आदमी को सुधरने का भी मौका देना चाहिए। प्रशांत जी क्या कर रहे हैं कि भाई सोना जब तपता है आग में तो कुंदन बनता है, तो हमारे प्रत्याशी उस प्रकार तपे होंगे कि जात से ऊपर उठकर लोग वोट देंगे। लोग कहेंगे कि भीम भैया है, जात से उठ के काम होगी। बिल्कुल, काम जो करेगा, आपको पता होगा किस तरह हमारा चुनाव होगा प्रत्याशियों का। लोग अप्लाई किए हुए हैं, किसी का कंफर्म नहीं है, सब लोग फील्ड में है, जनता में है, मेहनत कर रहे हैं। जनता खुद बोलेगी कि भैया इनको टिकट दिया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए दिन रात खड़े हैं, हर मुद्दे पर खड़े हैं। और तब लोग जाति भूल करके वोट देंगे। जाति तब आता है जब निठल्ले विधायक होते हैं, कोई काम नहीं करता है, तब जाति के आधार पर प्रिविलेज लेने का प्रयास करता है। आप देखिए, जाति व्यवस्था में जो लोग सो कॉल्ड अगड़ी जातियां हैं, उनमें भी जो पढ़े लिखे लोग अपनी जाति नहीं बताते हैं। अगर प्रोफेसर होगा तो बताएगा हम प्रोफेसर हैं, हम डॉक्टर इंजीनियर हैं, और जिनके पास कुछ नहीं होगा वो बताएगा कि हम जाति हैं, बाबा जी हैं और हम भूमिहार जी हैं और राजपूत जी हैं, ताकि जाति के नाम पर उनको समाज में इज्जत मिले।
आरा जिस- बक्सर पार करने के बाद कहीं भी जिसके ट्रेनमा में कोचा जाएगा लोग, आरा बक्सर पार करने के बाद क्या कहता है? भाई देखिए, आरा बक्सर, वही तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे ही पार करते हैं बिहार, सब बिहारी हो जाते हैं, बिहारी नाम पर गाली भी सुनते हैं ना। जाति जब तक फायदेमंद है तब तक लोग जाति का धार पर आगे बढ़ते हैं। जिस दिन जाति फायदेमंद नहीं होगी, जनता भी छोड़ देगी, लोग भी छोड़ देंगे। जाति कैसे फायदेमंद है? जब इसलिए फायदेमंद है कि निठल्ले विधायक हैं, कोई काम नहीं करते हैं, दिन भर सोए रहते हैं, उनको पता है कि जाति के नाम पर 5 साल बाद हमको वोट मिल जाएगा, तो काम नहीं करेंगे। अब जब काम करने वाला कैंडिडेट आएगा, विधायक आएगा, तो लोग क्यों जाति वालों को वोट देंगे? बोले कि ना भैया, ये दिन रात हमारे साथ खड़े रहते काम हैं। कीजिएगा तब देगा ना लोग। बिल्कुल। अभी प्रेजेंट में सरकार बनाने की जो बात हो रही है उस पर आइए। बिल्कुल, हमारे प्रत्याशी फील्ड में काम कर रहे हैं, निकल गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि 12 से 13,000 अप्लाई हमारे पास आए हुए हैं 243 विधानसभा सीटों में से। उसमें से जो काम करेगा उसी को मई जून जुलाई तक कंफर्म किया जाएगा, और उसमें अलग अलग समिति बनी हुई है, अलग अलग समिति रिकमेंड करेगी। यहाँ तक कि जो प्राथमिक सदस्यता शुल्क 10 रुपये देकर लोगों को बनाया जा रहा है, उनकी भी सहभागिता होगी विधायकों के चयन में। तो जो काम नहीं करेगा उसको वो लोग समर्थन अपना नहीं देंगे। ये 3 से 4 महीना इसीलिए दिया गया कि काम कीजिए, दिखाइए अपनी पोटेंशियल जनता में। जनता अगर आपकी काम देखेगी तो आपको आगे बढ़ाएगी, चयन करेगी, तो आपको हम टिकट देंगे और जनसुराज के पार्टी से कार्यकर्ता बैनर तले आप लड़ेंगे चुनाव। जैसे आपने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, जी। तो शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, नेत्र हाट आप खोल लीजिए जी। आपने एक बात और कही है आपके प्रशांत किशोर ने कि जैसे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में आप भेज सकते हैं अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं, शिक्षा नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकारी स्कूल में जो नियुक्तियां हुई हैं, जो शिक्षक नियुक्त हैं ऑलरेडी, उनका आप क्या कीजिएगा? देखिए, पहली बात, इस बात को समझिए, उनसे गोबर कचवाना है। नहीं, पहले सुनिए आपकी हम लोग शिक्षा व्यवस्था किस तरह सुधारेंगे। पहले आज़ादी के समय गांव में स्कूल नहीं था, तो पहली प्राथमिकता की किसी तरह स्कूल पहुंचा दिया जाए। शिक्षा व्यवस्था जो पहले स्कूल तो पहुंचे, उसके बाद कुछ शिक्षा व्यवस्था भी, जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई हुई समय के अनुसार सब सही होता है, उसको हम गलत नहीं कहेंगे। लेकिन अब वो समय नहीं रह गया है। अब समय ये है कि शिक्षा, अच्छी शिक्षा को लड़कों को पास न पहुंचा करके अच्छी शिक्षा के पास लड़कों को लाया जाए। वो आज वो मॉडल चालू भी है। जहाँ जहाँ सरकारी इंग्लिश माध्यम के स्कूल हैं, सब जगह देखिए स्कूल बस की व्यवस्था है। महाविद्यालयों में तो है ही नहीं। जो पहले हुआ करता था वो आज यहाँ नहीं मिल रहा है, तो उनको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा में पढ़ने वाले बच्चों को कहाँ से मिल जाएगा? मैं क्या कह रहा हूँ, जो प्राइवेट स्कूल में, उसमें आपको एक छोटा सा झलक देखने को मिलती है कि स्कूल बस की व्यवस्था है, स्कूल में लड़के जा रहे हैं, कुछ पढ़ाई उसमें अच्छी होती होगी सरकारी स्कूल से, तो ही लड़के वहाँ जा रहे हैं, ये बात भी तय है। तो प्रशांत किशोर जी का कहना है, जो हमारे सूत्रधार हैं पार्टी के, कि भाई हजारों करोड़ जब लगते हैं, कई हजार करोड़, तब नेतरहाट या उससे अच्छा कोई विद्यालय बनता है। इतना आसान नहीं, इसमें समय लगेगा। आप दिशा से भटक रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उन शिक्षकों का क्या होगा जो बीपीएससी, एसटी से जो उत्तीर्ण होकर के तब नियुक्त हुए हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव रोज पेट पीटते हैं कि मैंने जॉब दे दिया, मैंने जॉब दे दिया। उसी जॉब की मैं बात कह रहा हूँ। और आपकी जब सरकार होगी तो आप निकाल दीजिएगा उनको। देखिए, योग्यता को वरीयता होगी, उसमें भी जो योग्य शिक्षक हैं निश्चित रूप से वो कंटिन्यू करेंगे। कई सारे उसमें मॉडल आ सकते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ने दीजिए हम लोग उस मॉडल पे। जैसे कि उनकी ट्रेनिंग, शिक्षकों की ट्रेनिंग, शिक्षकों को अवसर देना कि और अपनी योग्यता बढ़ाइए, एक एग्जाम ले लेना, उस स्तर की क्षमता को बढ़ाइए। हाँ, आप एग्जाम ले लेना कि आप तैयारी कीजिए, आपको मौका दिया जाएगा, आप एग्जाम को पास करेंगे तो आप आइए, पढ़ाइए, आपका स्वागत है। फिर से एग्जाम कहाँ तक जाएगा? आखिर योग्यता ढूंढने अभी दिए हैं, अभी ठीक है, जो हो रहा है छोड़िए। नीतीश कुमार के रिजिम में भी साल 1.5 साल पहले फिर से री एग्जाम लिया गया है शिक्षकों का। उसके बाद उनको जो है सो पोस्ट मिला है, और फिर आप कह रहे हैं कि आप फिर यहाँ आप एग्जाम दीजिए और फिर जाकर के आपको जो है सो रखा जाएगा स्कूलों में। देखिए, ये जा तो रहे हैं, वही जो प्राइमरी स्कूल है और मिडिल और हाई स्कूल है, सरकारी हाई स्कूल है, जो उनकी क्वालिटी, गुणवत्ता है, उसी के आधार के टीचर भी हैं जो ले रहे हैं। गुणवत्ता में शक नहीं है, क्योंकि बीपीएससी ने लिया है, भर्ती किया है। देखिए, मैं आपको बताऊं,
शिक्षक की भर्ती करने के लिए खास तौर से 10 तक या 10+2 तक भी बीपीएससी इस तरह के कमीशन की, इस लेवल की कमीशन की कोई आवश्यकता नहीं है। हुआ क्या था कि इसके नीचे के जो बनाए गए थे, जो इनकी नियुक्ति करते थे कमीशन या जो बोर्ड, उन पर विश्वास लोगों का खत्म हो गया, क्योंकि बहुत नियुक्तियां अच्छी नहीं हुई, फर्जी हुई, टीचर अच्छे नहीं आए, और सरकार को दिखाना भी था भाई बीपीएससी ले रही है, इसीलिए बीपीएससी को ये दिया गया। कैसे कह रहे हैं कि भाई हम बीपीएससी से आए हुए हैं? ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखिए, जो उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस उसका है, तो अपर जो उसका आयोग है वो नहीं लेता है शिक्षा का भर्ती, लोअर लेता है। इस स्तर के लिए ऐसा नहीं कि तुम आयोग को ही लगा दीजिए, नहीं आप आयोग ही आएगा। तो ये तो इन लोग का अपनी कमियां, अपनी गलती छुपाने का एक रास्ता था। बीपीएससी को लोग कहेंगे अरे बीपीएससी ले रही है, और उसी क्वालिटी और उसी हिसाब किताब का शिक्षक आ रहे हैं। अभी आप कुछ दिन पहले जब शिक्षकों की भर्ती हो रही थी, कुछ लोग नियुक्ति मिल रही थी, नियुक्ति पत्र मिल रहा था गांधी मैदान में, तो आप ही की तरह कुछ पत्रकार बंधुओं ने प्रश्न पूछा, बहुत आसान प्रश्न पूछा, कुछ शिक्षा मंत्री का नाम पूछा, बहुत आसान, लोग नहीं बता पाए। जो लोग भी थोड़ा बहुत भी यूट्यूब वगैरह, न्यूज वगैरह से संलग्न है, देखते सुनते हैं, वो लोग देखे कि कितनी खराब क्वालिटी शिक्षकों की है, थोक में भर्ती हुई है। आप मुझे ये बताइए कि उनका कीजिएगा क्या? गोबर कसवाइएगा कि उठा के बाहर फेंकिएगा? देखिए, हम किसी को बाहर नहीं फेंकने वाले हैं, नहीं किसी को गोबर कछवाने वाले हैं, लेकिन योग्यता से कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं किया जाएगा। अगर नेतरहाट या उससे भी अच्छी क्वालिटी, अच्छी व्यवस्था वाला सरकार बनेगी तो हम वैसे शिक्षकों से ही कोई इनको सुधार जाना पड़ेगा, शिक्षा देना पड़ेगा। लोग आतुर हो करके आपके पास ना आए ये शिकायत करने की हाँ हमको प्राइवेट में पढ़ाना है, यहाँ पढ़ाई शिक्षा नहीं मिलती। बिल्कुल। आप बताइए जो यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, खूब खराब अगर भी पीएमसीएच है, तो भी क्या कोई बिहार का पढ़ने वाला डॉक्टर बनने वाला लड़का क्या चाहेगा कि किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से वो एमबीबीएस करे? ना, नहीं चाहेगा ना। नहीं। वो चाहेगा कि पटना यूनिवर्सिटी छोड़ के किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़े, चाहे खूब खराब पढ़ाई हो रही है पटना यूनिवर्सिटी में, नहीं हो रही है पढ़ाई, ये सबको पता है। वो चाहेगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छोड़ करके, जेएनयू छोड़ करके और किसी और प्राइवेट में पढ़े, ये भी तो सरकारी है। ये व्यवस्था, ये क्वालिटी आप 10th क्लास 6 से 10+2 तक क्यों नहीं ला सकते हैं? नेतरहाट भी तो सरकारी है, वहाँ आज भी क्यों व्यवस्था बन रही है? आज भी उसकी क्यों प्रेस्टीज है? बनाते समय लगेगा आपको, बिल्कुल नेतरहाट बनाने में समय लगेगा जी। इसीलिए तब तक अगर किसी को लगता है कि मेरा लड़का या लड़की इस विद्यालय में जाकर के अच्छा पढ़ाई कर सकता है, उसको सेटिस्फेक्शन है इस बात का, तो पढ़ाए, और जन स्वराज तब तक उसकी फीस भरेगी। जन स्वराज उसकी फीस भरेगी या सरकार से जब सरकार आएगी तो फीस बढ़ेगी। कहने का अर्थ यही है। तो जैसे उसके बाद पलायन का क्या सिस्टम है? पलायन का आप समझिए इस बात को, पलायन को कैसे? बिल्कुल प्रशांत बोल रहे हैं कि मैंने एनालाइज करने के लिए 11 लोगों की टीम गठित करके रखी है, उन्होंने कहा है कि 6 महीने में मैं इसको क्रैक कर दूंगा। कैसे होगा ये? स्ट्रेस माइग्रेशन को 6 महीने में, साल भर में शर्तिया रोका जा सकता है, जो मजबूरी में पलायन, जहाँ की तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि असंभव है। इसलिए कि वीडियो मैंने देखा है, ये ऑथराइज मतलब वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्वेश्चन है और उस पर जवाब देते हुए हम लोगों ने देखा है। जी। इसलिए कि तेजस्वी यादव इस बात को साबित कर रहे हैं कि उनकी शिक्षा बड़ी ही खराब है। 9वीं अगर फेल कहते हैं हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी, तो लोगों को लगता है अगर शिक्षित नहीं है, लेकिन राजनीति परिवार से आते हैं, पूरी बात उनके पिता महारत हासिल किए सब ठीक है राजनीति में, और कैसे आप सब ठीक है? क्या आप बताएं, आप हमको बता सकते हैं कि लालू जी नहीं चाहेंगे कि लड़का पढ़े? लालू जी अगर पढ़ते समय क्या नहीं चाहेंगे कि लड़का उनके 9वीं भी ना पास हो? हाँ या ना बताइए, चाहे होंगे ना? तो उस बच्चे की, कोई बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा अशिक्षित रह जाए, कोई मेरे बच्चे को अशिक्षित कहे। तो उस बच्चे की अक्षमता नहीं पढ़ पाया, और उस व्यक्ति को अगर आप प्रश्न पूछते हैं कि पलायन कैसे रुक जाएगा और कोई जवाब नहीं दे पाता है, तो आश्चर्य की बात इसमें क्या है? उस व्यक्ति की तो सोच ही नहीं हो सकती है। ये लोग तो कुतर करते हैं कि बिहार यूपी के लोग अगर न जाए दिल्ली बॉम्बे में, तो दिल्ली बॉम्बे रुक जाएगा। इससे बड़ा कुतर्क और शर्म की बात तो हो ही क्या सकती है? आपको शर्म आनी चाहिए इस बात को बोलते समय
ये बात कोई गुजरात का कोई महाराष्ट्र का नेता बोलता है क्या? ये लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? अपनी अक्षमता छुपाने के लिए कि ये पलायन रोक नहीं पाते हैं। अब उस पर ये पलायन रुकेगा कैसे? कैसे रुकेगा? हाँ, यही मैं असली क्वेश्चन कर मेन रहा हूं। मुद्दा ये है। आप देखिए, जो बिहार जिस दंश को झेल रहा है जी। वर्षों से, जी। वो ब्रेन ड्रेन, कैपिटल ड्रेन और लेबर ड्रेन है। कैपिटल ड्रेन मतलब पैसा रुपया जो कुछ भी बिहार में है वो बिहार से बाहर चला जाता है। सीडी रेशियो की बात बार बार किया जाता है, हम उठाते हैं। पिछले 30 साल में 26 लाख करोड़ रुपया यहाँ से, पिछले 30 साल में यहाँ से बाहर चला गया। जो हमारे यहाँ हमारे बिहार के भाई बंधुओं ने जो पैसा जमा किया बैंकों में, उसका एक पार्ट लोन के रूप में बिहार में ही आना चाहिए। अच्छा। देश में एवरेज जो 70% है, अर्थात अगर 100 रुपया बैंक में जमा हुआ तो 70 रुपया बैंक ने लोन दिया। बिहार में वो 35 से 40% है। उसमें भी इफेक्टिव सीडी रेशियो 13% है। अर्थात अगर बिहार में लोगों ने 100 रुपया जमा किया, 30 रुपया का लोन भी मिला पैसा, तो वो बिहार में खर्च नहीं हुआ, वो बिहार से बाहर घर खरीदने में, शिक्षा में, किसी और में खर्च हुआ। बिहार में मात्र 13% खर्च हुआ, मतलब 100 में 13 रुपया। बाकी का जो पैसा हुआ कहाँ चला गया? बिहार से बाहर चला गया। दूसरे अब जब पूंजी चला गया बिहार से बाहर, तो यहाँ जब पूंजी चला गया, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, तो कल कारखाने, छोटे मोटे उद्योग धंधे ठप हो गए। यहाँ पे आना उनका वहाँ का लगना बंद हो गया, बदहाली आ गई और पलायन चल। जब उद्योग धंधे जब बंद हो गए, छोटे मोटे रोजगार यहाँ पे मिलने बंद हो गए, पैसा नहीं मिला बिहार के लोगों को कि छोटे मोटे स्वरोजगार भी कर सकें, तो यहाँ के जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो उसमें कुछ अपने योगदान दे सकता था, वो भी चला गया। शिक्षित लोगों का भी पलायन हुआ, शिक्षा का भी पलायन हुआ। उसी को मैं ब्रेन ड्रेन बोलता हूँ। और जब ब्रेन ड्रेन हुआ, कैपिटल ड्रेन हुआ, पैसा भी गया, बुद्धि भी गई, तो मेहनत कश लोग क्या करेंगे? वो भी चले गए जहाँ व्यवस्था हुई। और जब तीनों चला गया तो बचा का बिहार में कुछ नहीं, कुतर्क, खोखला कि बाहर लोग नहीं जाएंगे तो चलेगा नहीं। अरे भाई, अपना घर तो संभालो पहले। अपने घर में पीने का पानी नहीं है, दूसरे कोल्ड ड्रिंक पिलाने की सोच रहे हैं। केंद्र में सरकार किसी और के रहे और आपकी सरकार यहाँ बन जाए जी, तो क्या वो पैसा जो आपने कहा ब्रेन ड्रेन फलाना धमाका, जितना भी बात आपने कहा जी, वो पैसा और वो पलायन रुक जाएगा? मैंने आपसे क्या कहा कि 26 लाख करोड़ रुपया जो बाहर गया है, वो अपने बिहार के लोगों का पैसा है, बिहारी भाइयों का है, जो जमा किए हैं लोग, वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। और मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में एक कमेटी है जो निर्धारित करती है, आरबीआई के जो भी यहाँ पे चीफ हैं उनके देख रेख में कि ये पैसा कहाँ खर्च होगा। चाहे तो चीफ मिनिस्टर बाध्य कर सकता है आरबीआई के प्रतिनिधि को कि पैसा यहीं पे खर्च कीजिए। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग में अलग अलग क्षेत्र निर्धारित हैं। कृषि है, एक्सपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, अलग अलग उसमें आपको कुटीर उद्योग है, एमएसएमई है। उसमें केंद्र सरकार बाध्य करती है बैंकों को कि आपको इतना % यहीं पे खर्च करना पड़ेगा, इसके बाद और कहीं खर्च कर सकते हैं। ये काम राज्य सरकार भी अपने स्तर पर अपने शक्ति का अधीन कर सकती है, विवश कर सकती है आरबीआई के प्रतिनिधि को, आरबीआई को, कि आप जो 26 लाख करोड़ बाहर जा रहे हो नहीं जाएगा, यहीं पर लगाइए, यहीं पर सोचिए। वो पैसा हमारा है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं है। मनरेगा का पैसा तो आता है तो पूरा यूज नहीं कर पाती अपनी आपकी बिहार सरकार। अब बात कर रहे हैं दूसरे सब चीज़ों की। जो आपका अपना पैसा है वो तो बाहर जा रहा है, उसकी व्यवस्था आप कर ही नहीं पा रहे हैं। आप जो कमा कर ला रहे हैं उसमें कुछ न सेव कर पा रहे हैं, उसको इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, और दूसरे का मुंह देख रहे हैं, हाथ फैलाकर कि अपना दे दो, मुझे दे दो, और विशेष राज्य का दर्जा करके चिल्लाते रहते हैं लोग। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों का, बिहार के भाई बहनों को बेवकूफ़ बनाना है। और बिहार की जनता अब इस बात को समझ रही है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो भाषण दे रहे हैं उसको सुन रही है और समझ रही है। आप चलिए फील्ड में, हम लोग फील्ड में भी जाते हैं, जनता के बीच रहते हैं, आप देखिए लोग किस तरह प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि नहीं भाई बात तो सही कह रहे हैं। और अगर कैंडिडेट अच्छा मिला तो हम लोग जन स्वराज के साथ जाएंगे। और इसी साल जो आने वाले इस साल के त्योहार है, अंतिम त्योहार होने जा रहा है, बिल्कुल ये अंतिम त्योहार होने जा रहा है। ये अंतिम होली थी बिहार की बदहाली की,
ये अंतिम चैती छठ बिहार का बदहाली का ये अंतिम रामनवमी होने जा रही है बिहार की बदहाली का। रामनवमी होने जा रही है। जी 2000 रुपया जो आप दीजिएगा, जी आपके पास, बिहार के पास राजस्व बहुत कम है, राजस्व की कमी होनी ही है क्योंकि जी। दारू और बालू दोनों बंद है। जी तो आपने शिक्षा में बढ़ावा के लिए आपने कहा कि मैं दारू को चालू, शराब को चालू करूंगा और मैं शिक्षा को दूंगा। लेकिन जो आपके चाचा चाची दादा दादी जो है, जिनको सम्मान देने की बात कही आपने, विधवा विकलांग और बुजुर्ग को, तो उनको आप जो 2000 दीजिएगा वो कहाँ से ला पाइएगा? क्योंकि मुझे लगता है कि 3 करोड़ लोग 60 साल से ऊपर के लोग हैं, नहीं तो विकलांग और विधवा है। विधवा में कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 18 साल की है या 60 साल की है, उससे मतलब नहीं है। और विकलांगता जो है सो जो बचपन से आता है उसी समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 से 1.5 करोड़ लोग मान के चलिए, तो उनको आप कहाँ से, जैसे कि प्रधान ने कहा कि किसे माँ बहन योजना जो तेजस्वी यादव ने कहा, वो बिल्कुल जो है सो गलत है। तो यहाँ आप कहाँ से दीजिएगा 2-2 हजार रुपया, सो बताइए। देखिए, एक असेसमेंट हम लोग का है रफली 10 से 15 हजार करोड़ रब नहीं, प्रमाणित बताना है क्योंकि इलेक्शन सर पे 10 से 15 हजार करोड़ रुपया बजट से अलग से प्रावधान करना पड़ेगा। मैक्सिमम 20 हजार करोड़ जा सकता है, उसके नीचे ही है। अगर हम 2000 रुपया लोगों को पेंशन देते हैं तो ठीक है। कितना का बजट हमारे अभी का? 3,17,000 करोड़ का, लगभग 3.25 लाख करोड़ का बजट है अपना बिहार सरकार का। हाँ। जैसे ही हमारे यहाँ उद्योग धंधे होंगे, कुटीर उद्योग होगा, इन्वेस्ट हमारे यहाँ आएगा, रुकेगा 26 लाख करोड़ रुपया। आप देखिएगा ये बजट सीधे कई गुना बढ़ेगा। और उसकी तुलना में 15 से 20 हजार करोड़ बहुत छोटा अमाउंट होगा। और मेरा मानना है कि अगर हमारे घर के बुजुर्ग जो काम नहीं कर सकते हैं, जिनकी उम्र हो गई है, जो कभी काम करके बिहार में अपना कुछ भी योगदान दिया, खून पसीना बहाए, अगर उनके लिए अगर आगे बढ़ करके हमको कुछ ज़्यादा भी करना पड़े बजट से तो करना चाहिए, क्योंकि एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का उनका अधिकार है, उनका हक है। सम्मान जीवन जीने का हमारा आपका कर्तव्य है कि उनको दें। आज के समय के विधवा या वृद्धाश्रम, कितनी शर्म की बात है। एवं गांधी जी ने कहा था, जब किसी ने गया था उनके पास कि चलिए वृद्धावस्था आश्रम खुल रहा है, आपको उद्घाटन करना है, तो बोले कि ना, मैं नहीं जाऊंगा, जिस दिन बंद होगा उस दिन मुझे बुलाना, तब मैं आऊंगा वहां। आप इसका क्या वजह? उसका वजह यह था कि विधवा या वृद्धाश्रम में कौन जाता है जिनके घर वाले लड़के छोड़ दिए, सक्षमता नहीं छोड़ दिए हैं। ऐसा कोई लड़का नहीं है जो अपने माँ बाप को खिला नहीं सकता है। बस मानसिकता होनी चाहिए। किस कल्चर में हम किस दुर्भाग्य और किस गर्त में अपने कल्चर को लेकर जाते जा रहे हैं कि लड़के लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं, उनको वृद्धाश्रम और विधवा आश्रम रहना पड़ रहा है। उसको सुधारेंगे हम लोग और मजबूर करेंगे उनको कि आपको अपने माँ बाप की हर हाल में देखभाल करनी है। हम कुछ मदद कर रहे हैं, कुछ आप मदद कीजिए। और अगर नहीं करेंगे तो जो भी समयानुकूल कानूनी कार्यवाही होगी की जाएगी। और आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक विधेयक भी लाया था कि अगर लड़का बेटा बेटी जो कि हिस्सा जो माँ बाप ले रहा है, दामाद भी उसमें है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको कानूनी आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और तो करना पड़ेगा आपको। जमीन जायदाद लेंगे। उन्होंने आपको अंगुरी पकड़ करके आपको बड़ा किया, अपने कोख में 9 महीना माँ ने पाला, बाप अपने कंधे पे घुमाया, और जब वो थोड़ा सा असहाय हो गया तो आप भूल गए। वृद्धाश्रम को दिख रहा है। इसलिए उन सारी चीज़ों की हम व्यवस्था करेंगे। अगर एक पैसा, एक फैक्टर इकोनॉमिक है भाई, आर्थिक एक वजह अगर है कि लड़का उतना नहीं कमा पा रहा है, मजबूर है, उसी के लिए हम उनको 2000 रुपये पेंशन देंगे, सम्मान के। अगर 2 लोग हैं से जी सके, 2 लोग हैं मियाँ बीबी, 2000 और 2000 4000, घर में थोड़ा बहुत भी अनाज पानी है तो अपने बच्चों के सामने भी उनको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वो मिनिमम है, सम्मान से जी सके। और वो मिनिमम है।
कम से कम है। चलिए सम्मान से तो जी लेंगे वो लोग, जी लेकिन ई रुपया वो रुपया तो मान लीजिए कि तेजस्वी यादव को आप डिफॉल्टर साबित कर दिए, तो आप वो 2500 दे रहा है, आप भी तो 2000 देते, तो ना, आप तो हम- कहाँ से, आप कैसे इसका आपूर्ति हम कीजिएगा? क्यों डिफॉल्टर को साबित किए? अब इस बात को समझिए, दोनों में बहुत अंतर है। बिहार युवा प्रदेश है, यंग प्रदेश है, अभी भी आश्रित लोगों की संख्या बहुत कम है, और वो जितने महिला वर्ग है उनकी संख्या 6-6.5 करोड़ है 14 करोड़ में, उसमें भी एडल्ट 5 करोड़ प्लस हैं। उसमें जब 2500 से गुणा करते हैं तो 1,55,000 रुपया आता है। आपका जो बजट है 3.25 लाख का, उसमें भी आप जो व्यय कर सकते हैं योजनागत अपने विवेकाधीन व्यय है आपका 1 ही लाख करोड़ का है, कैसे देंगे 1.5 लाख करोड़? तब हम लोग कह रहे हैं उसके अगेंस्ट में 10 से 15,000 करोड़ की बात हम कर रहे हैं, हर हाल में अचीवेबल है। और जब हम व्यवस्था आगे बढ़ाएंगे, लोग धंधे लगेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे, हमारा बजट बार बार कह रहे हैं बहुत बड़ा होगा, ग्रो करेगा, बहुत बड़ा होगा। उसमें 10 से 15,000 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। बोले अपनी हम ताकत बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम वैसे हवा में नहीं बोल रहे हैं ये आएंगे और दे देंगे आपको। कैसे मोदी जी बोले थे 15-15 लाख रुपया जी आएंगे और सबको दे देंगे। रीगा चीनी अच्छे मिल दिन में आएंगे। जब तक चाय नहीं पियेंगे इसका तब तक आएंगे नहीं दोबारा। अगर प्रशांत धोखा दे दिए तब क्या हो? नहीं देंगे धोखा, इसलिए नहीं देंगे धोखा कि एक व्यक्ति जो अपना सब कुछ छोड़ करके आ गया, योनो इस जगह में नौकरी, इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट, लोग ख्वाब देखते योनो में नौकरी करना, योनो में अपनी एक छोटी सी पहचान बनाना, उसमें पब्लिक हेल्थ में इतनी बड़ी पहचान, देश में इतनी बड़ी पहचान। कभी भी एक व्यक्ति प्रशांत किशोर जी किसी भी पार्टी में सम्मिलित करके मंत्री बन सकते हैं, आप भी जानते हैं, चाहे सेंटर हो चाहे राज्य हो, सब कुछ ठुकरा करके अरबपति आदमी इस टेंट में रह रहा है जहाँ का टेम्परेचर अभी 35 डिग्री है, तो इस टेंट का टेम्परेचर 45-46 है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये। और यहाँ रह रहा है एक व्यक्ति, पैदल चला है गांव गांव में, उस व्यक्ति का निष्ठा पर शक करेंगे। आप जाइए ना तेजस्वी यादव को, 10 बजे तो सो कर जगते हैं वो लोग। जितने राजकुमार है, बार बार मैं कहता हूँ, बिहार में एक राजकुमार नहीं है, बहुत राजकुमार है। आप ढूंढते रहिए, राजकुमारों की धरती बन गई है बिहार। वो चाहे दावा तो वो आरजेडी भी हो चाहे एलजेपी हो, दावा तो वो भी और करते हैं कि मैं बिहार को बदल दूंगा। निशांत कुमार भी आ रहे हैं, वो भी तो राजकुमारी हैं। निशांत प्रशांत किशोर जी राजकुमार नहीं है, अपने दम पर किया हुआ आदमी, एक भी परिवार में कोई वार्ड का भी सदस्य नहीं है। आप तब इतना बड़ा अचीव करके इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिए, आज सबके जबान पर है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, और बिहार को बदलना है, बिहार में पलायन शिक्षा को रोकना है, उस आदमी पर आप शक करेंगे? सही लोग, क्या क्या आपने बोला? सही लोग, सही सोच, सही और सोच और सामूहिक प्रयास, कहां तक जायज कहां तक नाजायज इन्होंने कहा महानुभाव ने। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, नहीं लिखिएगा तो जिम्मेवार आप हैं। आप लिखते रहिए ताकि हमें क्वेश्चन का आंसर मिलते रहे। धन्यवाद, नमस्कार।